नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और आज के वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th एमपी बोर्ड के लिए बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। चैप्टर का नाम ही बिजनेस एनवायरनमेंट है, ठीक है। और बिजनेस स्टडीज का जो पेपर है वो आपका 18 तारीख को है और 18 तारीख तक मैं कोशिश करूंगा कि पूरे चैप्टर का आपका सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाए। तो वन शॉट में सारे वीडियोस रहने वाले हैं, मतलब एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। अगर आपने इससे पहले वाले जो मैंने फर्स्ट चैप्टर का पूरा डाला हुआ है वो नहीं देखा तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। साथ ही आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे आप डाउट वगैरह पूछ सकते हैं तो उसका भी आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, वहां से फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए, और ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया तो वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। देखते हैं चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? तो एनवायरनमेंट सभी को पता है, हमें आसपास का वातावरण को कहते हैं। और बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब कि कोई भी बिजनेस जिसके आसपास का एनवायरनमेंट, या फिर आप कह सकते हैं कि वो चीजें जो आपके बिजनेस को सीधे अफेक्ट करेंगी, उन सब की स्टडीज किसके अंदर में आती है भाई? बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर में आती है। अब ये डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी, मतलब कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई कंपनी भी हो सकती है, या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं, वो फोर्सेस कह सकते हैं टोटल। तो डेफिनेशन क्या लिखी वो देखते हैं कि business environment can be defined as those forces and individuals and institutions who have ability to influence the working of an organization। मतलब जिनमें एबिलिटी है कि बिजनेस के जो आपकी वर्किंग है उसको इन्फ्लुएंस कर सकें या उसको बिगाड़ सकें, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन बन जाता है। और मैं थोड़ा सा ये बता दूं आपको, देखो चैप्टर से आने वाला जो है वो आपका कितना आएगा, तो ये आएगा 5 मार्क्स का। अब 5 मार्क्स में आपको पढ़ना कैसे है? तो एक तो ऑब्जेक्टिव आना है, साथ में दो दो नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा कुछ टॉपिक रिड्यूस हो गए तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर बचता है, सिर्फ दो दो नंबर के हिसाब से डेफिनेशन पढ़े, सारी सारी लॉन्ग आंसर जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं। सेकंड टॉपिक आपका आता है क्या? फीचर्स। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? तो जैसे कि पहला तो ये सभी टोटल होता है, सारे फोर्सेस का टोटल होता है। एग्जांपल के तौर पे हम छोटे से छोटा बिजनेस लेके चलते हैं, मान लेते हैं मेडिकल शॉप। आपने एक मेडिकल शॉप खोली। आपने जब मेडिकल शॉप खोली तब वहां पे कुछ भी नहीं था, आपने स्टडी करके रखी थी कि आसपास बिल्कुल मेडिकल शॉप नहीं है, अब तो बहुत जैसे चल जाएगा। लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर जैसे जैसे कोरोना आता गया खूब सारी मेडिकल शॉप आपके आसपास खुल गई, है ना। मतलब आसपास से कहने का मतलब आसपास के एरिया में। ओके, तो यहाँ पे आपकी जितनी भी मेडिकल शॉप है ये सारी की सारी आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगी। तो इन सभी का सम का टोटल होगा आपके बिजनेस का एनवायरनमेंट, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर एक्सटर्नल टू द बिजनेस फर्म। मतलब कि वो सारी चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है पर आपको बिजनेस को अफेक्ट करेंगी। ओके, तो ये होगा टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस है। फिर दूसरी बात करते हैं, तो दूसरा क्या है? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब दो टाइप के फोर्सेस हो सकते हैं, एक स्पेसिफिक है एक जनरल है। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, स्पेसिफिक फोर्सेस इंक्लूड इन्वेस्टर। इन्वेस्टर हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए या कस्टमर हो गए, मतलब जो आपको पता है स्पेसिफिक है ना। मतलब आपको पता है कि आपके बिजनेस पे इफेक्ट डाल रहा था, वो कैसा फोर्स है? स्पेसिफिक। और जो आपको नहीं पता वो कौन सा फोर्स है भाई? वो जनरल फोर्स है, ठीक है। तो जनरल में जनरली आपके आते हैं सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस। तो ये सारी क्या होती हैं? तो अभी हमें आज चैप्टर में आगे पढ़ना है, फिर बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये सारी क्या होंगी? जनरल फोर्सेस। और स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस जो आपको पता है कि आपके बिजनेस पे अफेक्ट कर रहा है। इसके बाद थर्ड पॉइंट दिया इंटर रिलेटेडनेस। अब मजेदार बात है, फिर से मैंने अभी बोला चैप्टर से आएगा भैया 2 नंबर का, आपको 2 नंबर के हिसाब से पढ़ना है। तो फीचर्स यहाँ पे देखें, मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ आपको। तो जी तक दिए, मतलब कि 7 पॉइंट दिए हुए। 7 पॉइंट नहीं करना, लॉन्ग आंसर थोड़ी आएगा। 3 पॉइंट करिए कोई भी जो आपको अच्छा लगे। तो इंटर रिलेटेडनेस से कहने का मतलब होता है, नाम में लिखा हुआ इंटर रिलेटेडनेस, मतलब कि एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए। तो आपस में जुड़े हुए भी रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लें कोविड आया, कोविड में हेल्थ, लोगों की ज्यादातर हेल्थ पे इफेक्ट करा, और हेल्थ पे इफेक्ट करा तो वो जो चीजें जनरली हेल्थ के लिए अच्छी हैं उन सारे फूड्स पे असर डालने लग गया, वो सारे बिजनेस में आने लगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फूड्स की डिमांड मार्केट में बढ़ गई। और ऑर्गेनिक के अलावा आजकल तो सभी कहने लग गए थे कि आप ये खाइए, इससे इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। हर प्रोडक्ट में आ रहा था इम्यून सिस्टम बूस्ट करो, इम्यून सिस्टम बूस्ट करो, सभी में थोड़ी होता है भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिर दिया है फोर्थ वाला पॉइंट दिया डायनामिक। डायनामिक मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम चेंज होते जाता है एनवायरनमेंट भी चेंज होते जाएगा, तो इसलिए इसको बोला गया डायनामिक नेचर होता है। फिर अनसर्टेन, अनसर्टेन मतलब कि किसी को पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, कितनी डिफिकल्टी आने वाली है। देन उसके बाद दिया एक पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है कि आसान, डिफिकल्ट है, इजी नहीं है, बहुत ही उलझा हुआ है। हम कह तो रहे हैं कि सभी फोर्सेज की स्टडी करी जाती है, पर कैसे करना किसी को नहीं पता, ठीक है। फिर रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मतलब कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से क्या होता है? जनरली रिलेट होता है, या फिर कंट्री टू कंट्री चेंज हो जाता है, रीजन टू रीजन चेंज हो जाता है, वैसा सभी के लिए सेम नहीं होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट हर बिजनेस के लिए सेम नहीं होगा, हर बिजनेस का डिफरेंट होने वाला है। ओके, तो ये रिलेटिव, जैसे एग्जांपल अपन मान के चलते हैं
कि अपना भी कॉमर्स का चैनल है, एक और चैनल है जो कि रजत अरोरा नाम से है, ठीक है। अब बाकी बहुत अच्छे इंसान है वैसे तो, पर है तो कंपटीशन में ही है ना, क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं, फिर देखते हैं। तो ये होगा रिलेटिविटी, मतलब एक दूसरे के साथ दोनों का एनवायरमेंट सेम है हमारा, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो कह सकते हैं क्या लिखा हुआ है, देखो पढ़ लेते हैं वाला पॉइंट। बिजनेस एनवायरमेंट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट whose impact differ from कंट्री टू कंट्री बदल जाता है, रीजन टू रीजन बदल जाता है, फॉर्म टू फॉर्म बदल जाता है। एग्जांपल दिया ने, शिफ्ट ऑफ प्रेफरेंस फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक टू जूसेस। लोग बाग पहले सॉफ्ट ड्रिंक पीते थे, आज के टाइम पे जूसेस की डिमांड बढ़ गई मार्केट में, वो भी केमिकल से बन रही है वैसे है ना, सब कुछ ही केमिकल का बनता है। फिर आते हैं सेकंड, क्या आपके फीचर्स हो गए। फीचर्स के बाद अगला क्वेश्चन आता है कि इंपॉर्टेंस क्या बनते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो इंपॉर्टेंस अगर पूछें तो पहली चीज, अगर आप बिजनेस की स्टडी कर रहे हैं तो आपको आने वाले टाइम पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वो पता चल जाएंगी, और आप फर्स्ट मूवर बन सकते हैं। फर्स्ट मूवर मतलब कि वो चीज करने वाले पहले व्यक्ति बन सकते हैं आपकी फील्ड के अंदर। तो पहला एडवांटेज आपको इसका मिल जाएगा। जो भी फर्स्ट मूवर रहता है उसको एडवांटेज बहुत मिलता है भाई, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोलगेट आता है, तो कोलगेट कोलगेट के नाम से बिकता है, टूथपेस्ट के नाम से नहीं बिकता, है ना। ऐसे ही एक ऑल आउट आता है, नाम सुना ही होगा, मच्छर मारने की दवा ठीक है। तो फर्स्ट मूवर थे वो, इसलिए ऑल आउट के नाम से सारे के ऑयल बिकते हैं आपके, ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट से कहने का मतलब आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पहले ही पता चल जाएगी, और आप उसके हिसाब से अपने क्या सकते हैं बिजनेस में चेंजेस ला सकते हैं। देन फोर्थ, थर्ड हो गया है ना, दो हो गए, तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। हो सकता है आपको माउस ना दिख रहा हो तो मैं हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ। टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज से कहने का मतलब है कि आप जो भी अपने जरूरत के हिसाब से रिसोर्सेज लगने वाले हैं उन सभी को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो आपको बेनिफिट देगा वो। लिखा बिजनेस एनवायरनमेंट मेक अवेलेबल वेरियस रिसोर्सेज असस कैपिटल। रिसोर्सेज अपने को काय में पढ़े अपने इकोनॉमिक्स में, वैसे इकोनॉमिक्स का पेपर अच्छा गया था सभी का ना। हाँ, कैपिटल, लेबर, मशीन, रॉ मटेरियल, ये सारे रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस फर्म के। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से, जैसे जैसे एग्जांपल के टाइम बात करें अपन, कोविड आया तो कोविड में लोगों की जनरली लोगों का ज्यादातर हेल्थ खराब होने लगी थी, है ना, प्रोडक्शन बंद हो रहा था, तो वहां पे आपने क्या करा, लेबर्स को रिमूव हटाना चालू कर दिया, या मशीन से वर्क थोड़ा थोड़ा कम लेने लगे। कहना का मतलब ये कि हमारे एनवायरमेंट में जैसे चेंज आ सकता है तो हम उसके हिसाब से अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं टाइम के साथ, ठीक है। फिर रैपिड चेंज के हिसाब से अपने एनवायरमेंट में आप चेंजेस ला सकते हैं। चेंजेस अपने को पता होना चाहिए, तभी तो चेंज लाओगे बिजनेस में भी। फिर असिस्ट करता है आपको प्लान एंड पॉलिसी बनाने में। तो पॉलिसी, रूल्स रेगुलेशन जो भी है वो बनाने में आपको हेल्प करेगा ऐसा, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखी हैं, आप लोग पढ़ लेंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। देन ये क्रॉस बना हुआ है, तो क्रॉस से कहने का मतलब ये वाला टॉपिक आपका रिड्यूस हो चुका है ना। फिर इकोनॉमिक एनवायरमेंट रिड्यूस हुआ है। एक ये हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, ये भी हट चुका है। फिर मेन फीचर्स ऑफ एन क्या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, एनईपी 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी जो कि मनमोहन सिंह गवर्नमेंट लेकर आई थी, तो वो आपका रिड्यूस हो चुका है, ओके। देन इसके बाद आता है लिबरलाइजेशन, एलपीजी, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ये भी आपका रिड्यूस हो गया, तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको भी क्रॉस बना लो। लिबरलाइजेशन हट गया, प्राइवेटाइजेशन हट गया, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हट गया तो और ग्लोबलाइजेशन। तो ये वीडियो खासकर 2023 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए है, पहले ही बता दूं, नहीं तो आप सोचो कि 24 में बाद में वीडियो देख रहे हो, फिर कोई काम का नहीं, तो मैं फिर बाद में वापस से पढ़ाऊंगा, ओके। तो अभी 2023 में जितने भी बच्चे क्लास 12 का बोर्ड का पेपर देने वाले हैं उन लोगों के लिए खासकर रिड्यूस सिलेबस का है, तो उसमें से हटा है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर पेपर में जो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, तो वो डायमेंशन से पूछे जाने वाला है। डायमेंशन या कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। उसका कारण क्या है कि इसके अंदर 5 तरह के डायमेंशन होते हैं। डायमेंशन मतलब ये कंपोनेंट के हैं। तो पहला आता है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब कि जो कि इकोनॉमिकली डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके बिजनेस को अफेक्ट करे। इकोनॉमिक मतलब पैसों से रिलेटेड। अब पैसों से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, तो जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस आ गए गवर्नमेंट के जरिए। फिर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अगर मार्केट में महंगाई आ गई तो आपके बिजनेस के इकोनॉमिक के तरीके से वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। फिर चेंज इन इनकम ऑफ द पीपल, लोगों की इनकम में चेंज आ गया। इनकम पहले कम थी, अब थोड़ी ज्यादा हो गई, तो भी आपके बिजनेस के लिए थोड़ा प्रॉफिटेबल है। और अगर इनकम कम हो गई तो फिर आपके बिजनेस को डायरेक्ट अफेक्ट करेगा, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज आना, प्राइस लेवल में चेंज आना, और इत्यादि, ईटीसी लिखा है है ना। ये सारे फैक्टर जो इकोनॉमिकली तरीके से आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे वो कहलाएंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। देन आता है आपका सोशल एनवायरनमेंट। तो सोशल मतलब सामाजिक तौर पे जैसे कि क्या क्या हो सकता है, तो लिटरेसी रेट मतलब कि पढ़ने लिखने में ज्यादा लगे लोग बाग, एजुकेशन लेवल में चेंज आ गया, या लाइफ स्टाइल में चेंज आ गया, या लोगों की वैल्यूज में चेंज आ गया। तो ऐसी चीजों की वजह से अगर बिजनेस में फर्क पड़ता है तो उसको कह देंगे कौन सा एनवायरनमेंट है, वो सोशल एनवायरनमेंट के अंदर में आता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ देखो यहाँ पे, nowadays people are paying more attention toward their health as a result of which demand for mineral water की डिमांड जो है मार्केट में क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है।
कोक जो कोक थी, कोको कोला वगैरह था, उनकी थोड़ी कम हो गई। हैज इंक्रीज विच डिमांड ऑफ टैबेको, और क्या लिखा है, फैटी प्रोडक्ट हैज डिक्रीज। तो ये फैटी प्रोडक्ट हो गया, टैबेको हो गया, इनकी जो डिमांड है मार्केट में क्या हो गई, कम हो गई। तो ये एनवायरमेंट कैसा है भाई, सोशल एनवायरमेंट है, ये कोरोना आने के बाद से चेंजेस आए हैं वैसे। ओके, और ये नोट्स जो है एनसीईआरटी के हैं, आप इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कुछ अलग से आपको पढ़ने की जरूरत है, इतना पढ़ेंगे काफी है, अच्छे से आ जाएगा नंबर। फिर आता है दूसरा टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट या टेक्निकल एनवायरमेंट कह सकते हैं। तो ऐसा एनवायरमेंट जो टेक्नोलॉजी के चेंजेस की वजह से आया है। एग्जांपल के तौर पे पहले कीपैड वाले फोन चलते थे, आजकल टच आ गया सबके पास। अब टच में भी ज्यादातर लोग के पास आईफोन आ गए, बच्चों के तो बच्चे बच्चे लेके घूम रहे हैं ना आईफोन। ठीक है, कहना मतलब ये सीधा टेक्नोलॉजी में क्या आ गया, चेंजेस आ गए। अब पर्सनली नहीं लेना कोई, ओके, मजाक करना है भाई। ओके, तो टेक्नोलॉजी की वजह से चेंजेस आए एनवायरमेंट में, तो कैसा एनवायरमेंट आएगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट आएगा। एक एग्जांपल इन लोगों ने घड़ी का दिया हुआ है, घड़ी सिर्फ नहीं पहनने वाली, वॉच वॉच। डिजिटल वॉचेस इन द प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल वॉच, आजकल डिजिटल वॉच आ गई, किसकी जगह पे पहले चलती थी ट्रेडिशनल एनालॉग जो घड़ी चलती थी ना, कांटे वाली घड़ियां, उनकी जगह पे अब डिजिटल घड़ियां आ गई हैं, जो कि गलत ज्यादातर टाइम हार्ट बीट बताता है, गलत ही बताता है हार्ट बीट। फिर आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से कहने का मतलब जो कि पॉलिटिकल पार्टीज में चेंजेस आने की वजह से आपके बिजनेस पर अगर फर्क पड़ा तो एनवायरनमेंट कहलाया जाएगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। एग्जांपल के तौर पे अभी बीजेपी सरकार है, आई सपोर्ट, है ना, देन उसके बाद अगर कांग्रेस आ गई तो एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा, और कांग्रेस आ गई तो कुछ बिजनेस है जिन पे फर्क पड़ेगा, अब वो बिजनेस पे फर्क पड़ेगा तो एनवायरनमेंट कैसा कहलाएगा, फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो चेंज इन पॉलिटिकल सिचुएशन आल्सो अफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देखो कभी भी यही कहना चाह रहा है। फिर आता लीगल एनवायरनमेंट। लीगल मतलब कि रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। तो रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी में चेंजेस आने की वजह से अगर बिजनेस पे फर्क पड़ता है तो एनवायरनमेंट कहलाएगा कैसा, लीगल एनवायरनमेंट। एग्जांपल मान लेते हैं, कल तक जो चीज आप बेच रहे थे वो लीगल है ना, उसके बाद कुछ नई पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन आते हैं, आपको घोषित कर दिया जाता है स्टेट को ड्राई स्टेट। आपका बिजनेस बंद हो जाएगा तो एनवायरनमेंट कैसा हो गया, लीगल एनवायरनमेंट कहलाएगा। एक जोक समझ में आया क्या, चलो कोई बात नहीं। फिर मेजर स्टेप्स इन द इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म या इकोनॉमिक फॉर्म जब आया तो उसमें क्या क्या मेजर स्टेप्स थी। तो मेजर स्टेप्स आपको पढ़ना नहीं है इतनी सारी जितनी की इसमें दी गई है ना, 1 2 3 4 5 5 पॉइंट दिए, 5 कम से कम 2 3 रखेंगे काफी है। जैसे कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी मतलब इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिसी, ताकि विदेशी कंपनी इंडिया में आके एस्टेब्लिश हो सके, और इंडस्ट्री विदेशी आएगी तो अपने क्या आएगा, विदेशी फंड आएगा, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ाने के लिए ये वाली पॉलिसी लाई गई थी। देन न्यू ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी मतलब ट्रेड मतलब लेन देन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए रूल्स रेगुलेशन लाएगा, तो वो कौन सी थी, न्यू ट्रेड पॉलिसी। देन फिजिकल, फिजिकल मतलब कि इंडिया में फंड जो है ज्यादा से ज्यादा ला सके। पहले जो अपना आता था फिजिकल डिफिसिट, इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ ना, थोड़े दिन पहले पेपर दिया आपने, फिजिकल डिफिसिट का क्वेश्चन आया था थोड़े दिन पहले, मतलब 2023 की बात कर रहा हूँ, फिर से बता दो भाई। 18, आज क्या है, मार्च, हाँ 18 मार्च, आज होली है वैसे जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। 18 मार्च को आपका एग्जाम है, 18 मार्च को एग्जाम है, तो आपको उसके हिसाब से तैयारी करना है। फिजिकल डेफिसिट फिर से बताते हैं क्या है, जब आपकी कंट्री में कोई व्यक्ति इनकम ज्यादा क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है इनकम से ज्यादा, तो इनकम से ज्यादा खर्च कर रहा है तो उसको बोल देते हैं फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, जितनी इनकम नहीं है उससे ज्यादा खर्च कर रहा है, कैसे कर रहा है पता नहीं। फिर देन आता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जीडीपी, जीडीपी तो सभी को पता होना चाहिए वैसे, है ना। इट इज द सम टोटल ऑफ फाइनेंशियल वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो सारे गुड्स एंड सर्विस जो भी किसी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करे गए हैं उनके फाइनेंशियल वैल्यूज का सम टोटल करा जाता है एक साल के अंदर, प्रोड्यूस इन अ ईयर इन अ कंट्री, तो एक साल के अंदर कराया था, तो उसे क्या बोलते हैं, जीडीपी। फिर मॉनेटरी रिफॉर्म। मॉनेटरी रिफॉर्म मतलब पैसों से रिलेटेड जो रिफॉर्म लाया गया, पैसे से रिलेटेड करने वाला जनरली आरबीआई होता है, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी, क्या कंट्रोल करने के लिए, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए रूल्स लाएगा, तो मॉनेटरी रिफॉर्म करने के लिए भी इसको लाना जरूरी था। तो टॉपिक यही चल रहा है क्यों लाना था। फिर एक कैपिटल मार्केट रिफॉर्म करा गया इसमें। कैपिटल मार्केट मतलब जो सेकेंडरी मार्केट होता है आपका, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो जो स्टॉक मार्केट या सेकेंडरी मार्केट होता है, इसके लिए एक नया सा रूल रिफॉर्म लाया गया। इस रिफॉर्म के अकॉर्डिंग ही आपका सेबी का एस्टेब्लिशमेंट करा गया था, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आने के बाद ही हर्षद मेहता का केस हुआ था, है ना। तो ये सारा मैटर मतलब पहले लीगल था, उसके बाद में इलीगल हो गया, ठीक है, तो वो लीगल इन्वायरमेंट के अंडर में आता है। फिर रिस्ट्रिक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो हटा दिए गए बहुत सारे। प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करा गया है कि आप भी अपने म्यूचुअल फंड्स को ला सकते हैं। तो ये एक अलग ही कहानी है, आपको इतना नहीं पढ़ना भाई। फिर से ध्यान रखें, 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 2 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, ठीक है, मतलब टोटल 5 मार्क्स का आने वाला है। बस इतना काफी है, ओके।
सीखने के लिए पढ़े, बाकी तो एग्जाम में आराम से, अभी सीखने का टाइम तो वैसे है नहीं, 10 दिन बचे, प्रिपरेशन करिए अच्छे से। फिर डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल, तो प्राइस कंट्रोल जो है वो बहुत सारी चीजों पे लाना था। प्राइस कंट्रोल मतलब जो चीजें जरूरत से ज्यादा महंगी हो रही हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल है, उन चीजों को सस्ती करना था। सस्ती में जैसे कि क्या हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, आयरन स्टील्स हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, इन सभी पे तो कैसे करा गया, तो उसके लिए लिखा देखो, रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट ऑफ दिस थिंग्स आल्सो बीन रिमूव्ड। पे क्या कर दिया, इंपोर्ट करते टाइम रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गए, अपने आप ही प्राइस कम हो जाएगा। देन एक आखिरी टॉपिक कैसे, तो इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ये रिड्यूस हो गया भाई। तो इसमें से मतलब 50% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है चैप्टर से, तो वो आपकी कहानी खत्म। अब ये कहानी खत्म तो चैप्टर भी फिनिश होता है, बस इतना पढ़ें। ओके, तो बस इतना था, और कुछ नहीं है ज्यादा, है ना। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और एक चीज और, थोड़े थोड़े वीडियो आपके रोज आते आएंगे, है ना, तो कोशिश करूंगा 2-4 दिन के अंदर ही पूरा चैप्टर आपका सिलेबस जो है वो खत्म हो जाए, और वन शॉट एक वीडियो के लिए। देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।